मित्रता शब्द एक इतना महान शब्द है, जैसे मित्रता निभाने के लिए कर्ण ने ये जानते हुए भी कि मेरा मित्र गलत मार्ग पर चल रहा है, अधर्म की ओर चल रहा है, लेकिन अपने मित्र दुर्योधन के लिए कर्ण ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। ये जानते हुए भी कि मेरा मित्र गलत रास्ते पर चल रहा है, स्वयं भगवान से लड़ गया था। कर्ण एक ऐसा मित्र था जिसने अपने प्राणों की ना परवाह करते हुए भी स्वयं भगवान से युद्ध लड़ा और अपने प्राणों को निछावर कर दिया। लेकिन आज के समय में मित्रता कुछ इस तरीके से रह गई है कि एक मतलब के लिए यारी करते हैं, मतलब के लिए ही यार बनाते हैं। कहीं ना कहीं एक मित्र के साथ आज बैठकर खाते हैं और उसी के साथ पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त संजय। कहानियों का सिलसिला जारी है और आज आप लोगों के लिए एक सनसनी जो कि आपके दिल दहला देने वाली घटना से कराऊंगा रूबरू। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि अपना यूट्यूब चैनल जो छोटा सा परिवार है, अभी आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अपना सुझाव ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में कि मुझे क्या सुधार करना चाहिए और किस तरीके से आगे कहानियों का सिलसिला बढ़ाना चाहिए। तो कहानी है ये दिल्ली क्षेत्र की, जो बुराड़ी थाना है। ये कहानी है 21/8/2023, जो कि 21 अगस्त 2023 के घटना है, जो कि दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में घटित होती है। सन 2020 में जो सरिता नाम की एक लड़की होती है, उसके माता पिता जो होते हैं वो कहीं किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में अपनी कार से कहीं जाते हैं। रास्ते में आराम से जा रहे थे और जो सरिता होती है उसको घर पर छोड़ जाते हैं। जब सरिता 12th क्लास में पढ़ रही थी, उस समय लगभग उसकी उम्र 17 वर्ष थी। तो उनके मम्मी पापा कहीं ज़रूरी काम से बाहर जा रहे थे, तो रास्ते में जो कार का एक्सीडेंट हो जाता है और सरिता के सिर से माँ बाप का साया उठ जाता है। तो जो बच्ची थी, 17 वर्ष की बच्ची, वो काफ़ी टूट जाती है और परेशान रहती है। एक बच्चा जब माँ बाप का साया उठ जाता है तो अनुमान लगा सकते हो कितनी परेशानियों का उसे सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं ऐसे ही दौर से गुजर रही थी जो सरिता थी वो। तो सरिता के माता पिता के निधन हो जाने के बाद जो उसके पापा का पारिवारिक मित्र था एक, उस मित्र ने सरिता पर दया दिखाई और सरिता से बोला कि मैं आपके आगे की पढ़ाई अपने आवास पे ले जाकर करवाऊंगा और आपको अपने घर में अपनी बेटी की तरह रखूंगा। लेकिन जो उसने बोला वैसा कुछ नहीं हुआ। इस कहानी में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, जो आप लोग सुनोगे, आप लोगों को सुन कर के होश उड़ जाएंगे, पैरों तले की ज़मीन खिसक जाएगी। जब सरिता वहाँ पर चली जाती है, क्योंकि एक बेसहाय जो बच्ची थी उसका ऊपर से सहारा उठ चुका था, तो काफ़ी परेशान थी। तो उसने सोचा चलो ये मेरे अंकल जी हैं, मेरे पापा के मित्र हैं, तो एक बाप के समान ही हैं, तो इनके साथ मैं चली जाती हूँ और अपने आगे की जो ज़िंदगी है, ये लोग गारंटी ले रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि मैं आपको आगे की पढ़ाई वगैरह अपने आवास पे ले जाकर करवाऊँगा। तो सरिता वहाँ पर जब जाती है तो कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चलता है। सरिता अपनी 12th की पढ़ाई करती है, वहाँ से पेपर वगैरह देती है। लेकिन धीरे धीरे जो उसके पापा का फ्रेंड था, जो सरिता का अंकल था, उसकी नीयत बिगड़ने लगती है और सरिता को गंदी निगाहों से देखने लगता है। सरिता कई बार अनदेखा करती है और कई बार ये बात नोटिस भी करती है और अपने स्कूल फ्रेंड को जाके ये बात बताती भी है कि मेरे जो अंकल हैं मेरे को गंदी नज़र से देखते हैं और मेरे को गलत टच करने की कोशिश भी करते हैं। तो सरिता के जो फ्रेंड थे उन्होंने कहा, हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो, तुम्हारे मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद एक सहारा तुम्हारे अंकल ही तो हैं। अगर अंकल के बारे में ही तुम ऐसे गलत ये ख़यालात लाओगी तो आगे तुम्हारा कौन सहारा बनेगा। तो सरिता भी उनके फ्रेंड की बातों में आ जाती है और कहती है हो सकता हो मेरा वहम हुआ हो, मुझे कुछ गलतफहमी हुई हो। तो ऐसे ही वो बात को दबा देती है। तो उसको जो उसके पापा का फ्रेंड था उसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बढ़ावा मिल जाता है और फिर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और एक दिन सरिता के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे देता है। ये सिलसिला चलता रहता है। सरिता अपनी जो आंटी थी, जो उसकी पत्नी थी, उसे बताती है कि मेरे साथ अंकल ने ऐसी ऐसी घटना को अंजाम दिया है, मेरे साथ बलात्कार किया है। तो जो आंटी थी सरिता की, आंटी अपने पति को समझाती, वो कहती है कि तुमने क्या किया, एक बेसहाय बच्ची के साथ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। काफ़ी विवाद बनता है, लेकिन
समझौता करके उस बात को दबा दिया जाता है। लेकिन ये सिलसिला चलता रहता है। जब भी उसे मौका मिलता है तो वो सरिता के साथ बलात्कार करता है, रेप जैसी घटना करता रहता है। लेकिन एक दिन सरिता गर्भवती हो जाती है और गर्भवती हो जाने के बाद यह घटना पूरी अपनी आंटी को बताती है। तो आंटी को जब उसके पति को भी मालूम पड़ता है कि सरिता गर्भवती हो चुकी है, तो मिलकर के उसका कथित तौर पर गर्भपात करा देते हैं। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या कहीं कुछ टैबलेट्स वगैरह खिला करके उसका गर्भपात करा देते हैं। लेकिन इतना हो जाने के बाद भी उस दरिंदे की रूह नहीं कांपी और फिर इस सिलसिले को उसने जारी रखा। जब भी उसे मौका मिलता सरिता के साथ वो ऐसी घटना को अंजाम दे देता। कब तक वो बच्ची सहन करती। एक दिन उसने आंटी को बताया कि अब हद से ज़्यादा होने लगा है, मैंने एक बार आप लोगों की बात मान ली है, मैं बेसहाय हूँ, लेकिन मजबूर इतनी भी नहीं हूँ कि मैं अपनी आबरू ऐसे ही लुटाती रहूं। तो जो उसकी आंटी थी उसने बोला, बेटा अब मैं क्या कर सकती हूं, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, अब तो एक ही रास्ता बचा है कि हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और इस दरिंदे के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवानी चाहिए। तो सरिता कहती है मुझे भी FIR दर्ज करवानी है, क्योंकि आज तकरीबन 2020 से 2021 आने वाली है, तब से मेरे साथ लगातार ऐसी घटना को अंजाम दे रहा है। मेरे मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद मेरा गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो जो उसकी आंटी थी उसको साथ में ले जा करके बुराड़ी थाना क्षेत्र में वो लोग जाते हैं और ये रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। लेकिन जब रिपोर्ट दर्ज होती है तो उसके खिलाफ़ जो दिल्ली के CM हैं केजरीवाल, वो भी एक्शन लेते हैं, क्योंकि जब एक घटना सामने आती है तो न्यूज़ और पेपरों में घटना काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चलती है। क्योंकि जो उसका अंकल था वो भी किसी बड़े पद पर ऑफिसर था, तो उसके ऊपर और ज़्यादा मतलब हाईलाइट हो जाता है। और जब कहते हैं, माना ऐसा सुना है इसमें कि वो जो अधिकारी था वो महिला आयोग केंद्र का कोई अधिकारी था, तो लोगों में चर्चा होने लगी कि जब ये महिला आयोग केंद्र का जो महिलाओं की रक्षा करता है वही एक बच्ची का भक्षक बन जाए तो कितना बड़ा ये दरिंदा हो सकता है। तो ये खबर काफ़ी पूरी राजधानी में फैल जाती है और एक दूसरे में आपस में बातें होने लगती हैं कि देखो, एक रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो इस समाज का क्या होगा। हमारे समाज में ऐसे पता नहीं कितने दरिंदे घूम रहे हैं जो अपने शिकार की तलाश करते रहते हैं। जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और पुलिस ने उससे पूछताछ की, तो पूछताछ में जो सामने आया वो सबको रूह कपा देने वाली घटना सामने आती है। जब सरिता ने अपनी घटना बताई कि मेरे साथ इसने 2020 से अभी तक पता नहीं कितने बार बलात्कार किया और मेरे मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद मैंने इन लोगों को अपना एक सहारा माना, और मैं चुप इसलिए रही क्योंकि अंकल आंटी ने भी मुझे समझाया था कि गलती हो चुकी है। लेकिन इस गलती को कई बार दोहराने से मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी, गर्भवती भी हो गई थी, लेकिन इन्होंने कथित तौर पर मेरा गर्भपात करवाया और उसके बाद फिर से मेरे साथ बलात्कार किया। फिर मैंने घटना को पुलिस स्टेशन में अपनी FIR दर्ज करवाई। FIR दर्ज करवाने के बाद उसको IPC की तमाम धाराओं के सहित पोस्को एक्ट जो होता है उसको लगाया गया और मामले को पंजीबद्ध करवाया गया। तो उसके बाद फिर अभी केस ये कोर्ट में चल रहा है और अभी इसकी कोई मतलब केस सज़ा वगैरह हुई नहीं है। अभी का ये 2023 की ही घटना है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे समाज में ऐसे दरिंदे घूमते रहते हैं, इन पर कड़ी से कड़ी निगाह रखनी चाहिए। और ये जो दरिंदे होते हैं पता नहीं कब अपने शिकार को किसे अपना शिकार बना लें, तो सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार की रक्षा करें और स्वयं की रक्षा करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।